students, on behalf of British Public School, I Tejveer Sarawat, your lecturer of chemistry, welcome you all in our online learning program. Today we will discuss about 11th class chemistry chapter number 2, which is structure of atom. देखिए कोई भी वो चीज जिसको आप देख पाते हैं, any non-living thing is made up of atoms. सारी की सारी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता वो एटम से मिलकर बनी है, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जीवन होता है वो सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो सभी निर्जीव वस्तुओं का आधार क्या होता है? एक एटम होता है। और एटम होती क्या चीज है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो इसकी डेफिनेशन से ही बनता है कि एटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो एटम क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे एटम। कि पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में यानी इंडिपेंडेंटली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उस चीज को हम एटम का नाम देते हैं। ये चौक है या ये बोर्ड है, ये फैन है, ये मार्कर है, आपकी कोई भी चीज जो आप देख पाते हैं जिसमें जीवन नहीं है, वो सभी लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट एटम से जो अगला कंसेप्ट बनता है वो हमारा बनता है मॉलिक्यूल का। जब दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा दोनों का, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल को अगर डिफाइन करेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बट डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। एटम के एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन है वो एक एटम है, या कार्बन है वो क्या है? एक एटम का एग्जांपल है। मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, आपको पता है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पे आपने नोट करना है, बट डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, क्लोरीन का एक एटम और क्लोरीन का भी दूसरा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? क्लोरीन बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है, तो वो क्या बनता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम कितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है? कम से कम 2 एटम की रिक्वायरमेंट होती है। इट टेक्स मिनिमम 2 एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या चीज होते हैं? कंपाउंड को हिंदी में कहा जाता है यौगिक, एटम को कहा जाता है परमाणु, मॉलिक्यूल को कहा जाता है अणु, और कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक। देखिए, जब एटम्स ऑफ सेम काइंड आर फॉर्म टुगेदर, एक ही टाइप के एटम जब मिल जाते हैं तो वो क्या निर्माण करते हैं? वो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम्स, ये अगर मिल जाते हैं तो ये क्या निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं H2O। और H2O आपको सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो वाटर क्या होता है? वाटर एक कंपाउंड है जो 2 हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके ये बनता है। ऐसे ही कंपाउंड के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। CH4, ये सबको पता है, ये होती है मीथेन। मीथेन ये किससे मिलके बनती है? कार्बन का एक और हाइड्रोजन के जब 4 एटम मिल जाते हैं तो मीथेन बनती है। और मीथेन के बारे में क्या चीज है? ये नेचुरल गैस भी होती है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में भी यही होती है, गोबर गैस भी यही होती है। और कई बार आप होता है कुओं की सफाई करते हैं, ठीक है, फिर कुओं में पाई जाने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है? तो ये भी होती है
माइंस होती हैं, जो खदानें होती हैं, उनमें कई बार विस्फोट हो जाता है। तो माइंस में जो विस्फोट होता है, एक्सप्लोसिव जो आती है, तो वो किसके कारण आती है? मीथेन के कारण ही आती है। ऐसे ही अगर बात करते हैं, ये चाक है, मैं चाक से लिख रहा हूँ, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी किससे मिलकर बनता है? जो चाक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एटम, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम। तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही C6H12O6, ये ग्लूकोज, C12H22O11, ये क्या है? ये आपका जो चीनी है, शुगर है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये कंपाउंड होते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इस पूरे चैप्टर की समझ के लिए जरूरी होनी चाहिए। अब सबको पता है कि भाई देखिए, अगर एक एटम है, एटम के अगर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, इसको अगर डिवाइड करना हो तो ऐसा नहीं कि ये छोटी चीज है, इससे भी छोटी चीज मौजूद होती है इसमें। तो इसका एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर जो होगा, इसमें प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस से बाहर जो फिक्स पाथ होते हैं, जिनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, तो वहां पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इन चीजों से रिलेटेड कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि सबसे पहले क्या ये एटम का जो मॉडल है, पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है कि खोज की अगर बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ एटम की अगर आप बात करते हैं, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? देखिए, डेमोक्रिटस एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। डेमोक्रिटस लगभग 400 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इन्होंने बताया था कि जितने भी चीजें हैं दुनिया में, ठीक है, तो वो एक चीज से मिलके बने हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया था एटम। जो एटम का नाम कहां से निकला? तो इस वर्ड से एटम का नाम निकला था एटम। ये एक वर्ड दिया था उन्होंने, और उन्होंने क्या बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक पदार्थ से मिलके बनी है, एक मैटर से मिलके बने हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। बहुत साल तक हम इनके कंसेप्ट को मानते रहे। फिर एक साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आने के बाद क्या कहा, ये लगभग 1803 से लेके और 1808 तक, यानी लगभग इनके 2200 साल बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम इज इंडिविजिबल। एटम के बारे में क्या कहा इन्होंने? एटम इज इंडिविजिबल, कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। वी कैन नॉट डिवाइड एन एटम। ये जॉन डाल्टन ने कहा था अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहली जो मॉडर्न थ्योरी दी थी एटम के बारे में, डेमोक्रिटस की नहीं, वो जॉन डाल्टन की मानी जाती है। ये पॉइंट आपने याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि सबसे पहले जो मॉडर्न थ्योरी थी एटम के बारे में वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, कि सब चीजें एटम से मिलकर बनती हैं और एटम क्या है? इंडिविजिबल है। ये दो मेन पॉइंट इसकी उनकी थ्योरी की अगर बात करें तो ये दो पॉइंट थे। बट हमें तो पता है कि भाई जॉन डाल्टन ने बता दिया कि एटम इज इंडिविजिबल। क्या ये सच्चाई थी? ये सच्चाई नहीं थी, क्योंकि एटम को तो हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? हम प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन में। आज हमें पता है, बट दिस थिंग वाज नॉट क्लियर एट दैट टाइम। हमारे पास ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था हमारे पास जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम उसको नहीं देख सकते। ये चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। तो जॉन डाल्टन ने जो कहा भाई वो मान लिया हमने। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे जे थॉमसन।
जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, आपको पता होना चाहिए, अलग से ही पूरा चैप्टर आएगा, मैं इसमें डीपली ये चीजें करवाऊंगा आपको। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन आए, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, जेम्स चैडविक आए, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्कवरी होती चली गई सब एटॉमिक पार्टिकल की। जॉन डाल्टन के बाद जो न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम की, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम दिया। रदरफोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन था कि न्यूक्लियस मॉडल जो दिया था उन्होंने एटम का, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने न्यूक्लियस का मॉडल दिया कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस मॉडल का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था नील्स बोर। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर। इन्होंने फिर बताया कि भाई रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें भी कुछ कमी थी, उसमें भी कुछ कमी थी। नील्स बोर ने प्रॉपर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूमते हैं, कैसे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो कैसे डिपेंड करती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो कैसे जाते हैं, और एक शेल में पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस चीज से रिलेटेड नील्स बोर ने बताया। और उसके बाद भी क्वांटम मैकेनिक्स जो आजकल नई है, देखिए जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती जाती है हमें नई नई चीजें पता चलती जाती हैं। तो इनके मॉडल में भी कुछ कमी थी। जो एग्जैक्ट आज सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है तो वो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम माना जाता है नील्स बोर का। हालांकि ऑलमोस्ट परफेक्ट मॉडल था, बट एक दो छोटी छोटी कमियां थी। ये हम जैसे जैसे मूव करेंगे चैप्टर में, ये आपको मैं बताता चलूंगा और एक्सप्लेन करता चलूंगा बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर से ही लाइव एक्सपीरियंस के साथ और एक अच्छे यूनिक एक्सपीरियंस के साथ हम सब लोग आपको ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में क्लासेस देते रहेंगे। What you have to do, you have to see our video with a focused mind and tell your maximum friend कि भाई हम कितनी अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपनी क्लासेस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री और साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझा के चलूँगा, और एक एक कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीखते चलेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझ के ही नॉलेज अपनी बढ़ाई जा सकती है। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी नॉलेजेबल।